भारत और पाकिस्तान यानी वो पड़ोसी देश जिनके रिश्ते आपस में शायद कभी अच्छे नहीं रहे, क्योंकि जितनी बार भारत ने जब रिश्ते को सुधारने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने हर बार कोई ना कोई नापाक हरकत करके उसे मिट्टी में मिला दिया है। और पाकिस्तान की ये हरकतें कोई आज से नहीं बल्कि तब से हैं जब से पाकिस्तान बना है, क्योंकि पहली जंग तो उसने कश्मीर के लिए 1947 में ही शुरू कर दी थी। लेकिन ये बात और है, जंग भले ही शुरू पाकिस्तान करता है पर उसे खत्म भारत ही करता है। और आज हम आपको ऐसी एक जंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। माने लाहौर पर हमारा कब्जा हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। 60 का दशक था। 1962 में चीन से मिली हार के चलते भारतीय सेना का मनोबल टूटा हुआ था और तभी मई 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन होने से भारतीय राजनीति में एक वैक्यूम सा आ गया था। उधर पाकिस्तान में सेना प्रमुख अयूब खान चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बने। उनकी नजर में कश्मीर खटक रहा था। उन्हें लगा कि अभी भारत कमजोर है और जनवरी 1965 में गुजरात के कच्छ में सर क्रीक लाइन के पास पाकिस्तानी सेना ने भारतीय इलाके में गश्त करना शुरू कर दिया। 8 अप्रैल को दोनों देश एक दूसरे की चौकियों पर हमला करने लगे। पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन डिजर्ट हॉक लॉन्च करती है और कंचरकूट फोर्ट बॉर्डर के पास कुछ भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लेती है। जून 1965 में ब्रिटिश पीएम हेरोल्ड विल्सन इस विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने पर दोनों देशों को राजी कर लेते हैं। पाकिस्तान ने इसे भी भारत की कमजोरी समझा और ऊपर से अमेरिका ने पाकिस्तान को $700 मिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 5.6 हजार करोड़ रुपए की सैन्य मदद और मॉडर्न हथियार दिए। दूसरी तरफ चीन से हार के बाद भारत दुनिया से मॉडर्न हथियारों की खरीद कर रहा था, लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुई थी। ऐसे में ओवर कॉन्फिडेंट अयूब को लगा कि भारत से कश्मीर छीनने का यही वक्त है। अगर देर की तो भारत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसलिए उसने कश्मीर पर कब्जे के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की। दरअसल स्पेन के पास जिब्राल्टर नाम का एक छोटा द्वीप है। जब यूरोप जीतने के लिए अरब देशों की सेना पश्चिम की ओर चली तो उनका पहला पड़ाव जिब्राल्टर ही था। यहीं से आगे बढ़ते हुए अरबी सेना ने पूरे स्पेन पर जीत दर्ज की थी। पाकिस्तान को लगता था कि एक बार उसने भारत के जिब्राल्टर यानी कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो वह भारत को मात दे देगा। फिर आती है तारीख 5 अगस्त 1965। पाकिस्तान के करीब 33,000 सैनिक कश्मीरी बनकर LOC पार करते हैं। इन सैनिकों का पहनावा और रहन सहन कश्मीरियों की ही तरह था और मकसद था कश्मीर के स्ट्रेटेजिक पॉइंट मसलन पुल, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस, कम्युनिकेशन नेटवर्क और सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करना, साथ ही कश्मीरियों को भड़काकर भारत सरकार के खिलाफ खड़ा करना। लेकिन अयूब का दांव उल्टा पड़ गया। कश्मीरी लोगों ने इन पाकिस्तानी सैनिकों को पहचान लिया और 15 अगस्त 1965 को इसकी जानकारी भारतीय सेना तक पहुंचा दी। भारतीय सेना ने शुरुआत में ही कई लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल कमांडोज को इन लड़ाकों को पकड़ने या मारने की जिम्मेदारी दी। पाकिस्तान को लगा कि उसका ये प्लान फेल होने वाला है तो उसने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। 1 सितंबर 1965 शाम के 4 बजे का वक्त था। दिल्ली के साउथ ब्लॉक के कमरा नंबर 108 में हलचल थी। तब के रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान यहीं रहते थे। वो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी सेना प्रमुख चौधरी और एयरफोर्स चीफ अर्जुन सिंह दाखिल हुए और डिफेंस सेक्रेटरी पहले से वहां मौजूद थे। वो कहने लगे कि युद्ध शुरू हो चुका है। अभी रिपोर्ट आई है, छम सेक्टर में पाकिस्तान की आर्मी भारत की ओर बढ़ रही है। उन्होंने चौहान से कहा कि हमें जवाब देना होगा। देर की तो रात हो जाएगी और हमारी सेना रात में लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सेना जम्मू में है और उसे बॉर्डर तक ले जाने में वक्त लगेगा। इसके बाद चौहान प्रधानमंत्री शास्त्री से मिलने पहुंचे, लेकिन उस वक्त वो पार्लियामेंट में थे। वो फौरन लौटे और अर्जुन सिंह से बोले, मैं एयरफोर्स के छम सेक्टर में अटैक का आदेश देता हूँ। रक्षा सचिव PVR राव ने मौखिक आदेश को रिकॉर्ड किया और ठीक 1 घंटे बाद 5:45 पर पठानकोट एयरवेज से भारत के 8 वैम्पायर विमानों ने उड़ान भरी। यहीं से भारत पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध की औपचारिक शुरुआत हुई। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का मकसद अखनूर पर कब्जा कर भारत को पुंछ और राजौरी से काटने का था, लेकिन भारतीय एयरफोर्स के हमले ने इसे नाकाम कर दिया। लाहौर पर कब्जे के लिए भारतीय सेना ने चलाया ऑपरेशन बेंगल। 1 सितंबर 1965 की रात थी। 11:45 हुए थे। प्रधानमंत्री के कार्यालय 10 जनपथ में तत्कालीन PM लाल बहादुर शास्त्री अपने दफ्तर के कमरे में तेजी से चलते हुए कुछ सोच रहे थे। शास्त्री इस तरह तेज चलते हुए तभी बुदबुदाते थे जब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता था। उन्होंने उस वक्त बुदबुदाते हुए कहा, अब तो कुछ करना ही होगा। इसके बाद 2 और 3 सितंबर को प्रधानमंत्री शास्त्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और पाकिस्तान पर हमला करने की योजना को अमली जामा पहनाया। यानी अखनूर में पाकिस्तान के हमले के प्रेशर को कम करने के लिए भारत ने एक नया मोर्चा खोलने का फैसला किया।
पहले तय हुआ कि हमला 7 सितंबर को सुबह 4 बजे किया जाएगा, लेकिन पश्चिम क्षेत्र के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने 24 घंटे पहले यानी 6 सितंबर को आगे बढ़ने का फैसला किया। इस पूरे ऑपरेशन का कोड वर्ड था बैंगन। पाकिस्तान को इसकी भनक ना लगे, इसलिए जनरल हरबख्श सिंह शिमला में पहले से तय कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम खत्म होते ही हेलीकॉप्टर से बॉर्डर पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अमृतसर में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। इसके बाद तय वक्त पर भारत की सेना 4 जगहों से पाकिस्तान में घुस गई और कुछ ही घंटों में डोगराई के उत्तर में बसीन डोगाइच और वाहगिरियान पर कब्जा कर लिया। अब्दुल हमीद बने पाकिस्तान के लिए कहर। 7 सितंबर 1965 तक खेमकरण में पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए आर्मी ने असल उत्तर में डिफेंसिव पोजीशन ले रखी थी। इस दौरान पाकिस्तान के 100 पैटर्न टैंकों ने हमला बोल दिया। 8 सितंबर 1965 को चीमा गांव के बाहर गन्ने के खेतों के बीच अब्दुल हमीद जीप में ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे। तभी उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों की आवाज सुनी। थोड़ी देर में टैंक दिखाई देने लगे। उन्होंने टैंकों के अपनी रिकॉयलेस गन के रेंज में आने का इंतजार किया और जैसे ही टैंक उनके गन की रेंज में आए, फायर कर दिया। अमेरिकी पैटर्न टैंक धू धू कर चलने लगे और उसमें सवार पाकिस्तानी सैनिक उसे छोड़कर भागने लगे। उस लड़ाई में भाग लेने वाले कर्नल रसूख खां कहते हैं कि 106 mm RCL की रेंज 500 से 600 गज होती है और अगर लग जाए तो टैंक बचता नहीं। लेकिन खराब बात यह है कि इससे सिर्फ 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 फायर हो सकते हैं। इसके बावजूद हमीद ने उसी दिन पाकिस्तान का दूसरा पैटर्न टैंक भी तबाह किया। 10 सितंबर को पाकिस्तानियों ने जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। तभी हमीद की नजर एक और टैंक पर पड़ी। जब वो उससे 180 मीटर दूर थे, उन्होंने टैंक को पास आने दिया और फिर उस पर सटीक निशाना लगाया। टैंक चलने लगा। हमीद तेजी से अपनी जीप को दूसरी ओर ले गए ताकि दूसरे पाकिस्तानी टैंकों को उनकी लोकेशन का पता न चल पाए। इसके बाद हमीद ने पीछे से निशाना लगाकर एक और टैंक को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद वो तीसरे टैंक पर निशाना लगा रहे थे, तभी पाकिस्तानी सैनिक ने उन्हें देख लिया। दोनों ने एक साथ ट्रिगर दबाया। 2 गोले फटे। हमीद का गोला टैंक पर लगा और टैंक के गोले ने हमीद की जीप को उड़ा दिया। हमीद चाहते चाहते भी पाकिस्तानी टैंक को तबाह कर गए। युद्ध के दौरान हमीद ने पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को तबाह किया था। जिंदा या मुर्दा, डोगराई में मिलना है। डोगराई लाहौर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। पाकिस्तान के लिए डोगराई सामरिक रूप से जरूरी है। वजह है जीटी रोड, जो दिल्ली अमृतसर से होते हुए लाहौर तक जाती है। डोगराई में जीटी ट्रंक रोड के बीच इच्छोगिल नहर है। पाकिस्तान की सेना ने 1950 में इसे बनाया था ताकि इधर से लाहौर जाने वाले रास्ते को ब्लॉक किया जा सके। 6 सितंबर 1965 को सुबह 9 बजे 3 बटालियन जाट रेजिमेंट ने इच्छोगिल नहर की तरफ बढ़ना शुरू किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की भारी बमबारी से जाट रेजिमेंट को अपने भारी हथियार गंवाने पड़े। इन सब के बावजूद 11 बजे तक उन्होंने नहर के पश्चिमी किनारे पर पहले बाटानगर और फिर डोगराई पर कब्जा जमा लिया। यानी लाहौर पर हमले के लिए भारतीय सेना तैयार थी। उधर पाकिस्तानी एयरफोर्स का हमला जारी रहा। दूसरी ओर 3 जाट को समय से रसद और हथियार नहीं मिल पाए थे और भारतीय एयरफोर्स भी मदद नहीं कर पाई। इसका असर यह हुआ कि भारतीय सेना को डोगराई से पीछे हटना पड़ा और संतपुरा में पोजीशन लेनी पड़ी। पाकिस्तान ने फिर से इच्छेगिल नहर पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने इसके बाद डोगराई पर कब्जा करने की काफी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 3 जाट कमांड संभाल रहे लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हाइड ने 21 सितंबर की रात को डोगराई पर हमला करने का प्लान बनाया। हाइड ने अपने सैनिकों से कहा, एक भी सैनिक पीछे नहीं हटेगा। दूसरा, जिंदा या मुर्दा, डोगराई में मिलना है। उस वक्त पाकिस्तान ने अपनी 2 कंपनियां डोगराई में तैनात कर रखी थी। 13 नंबर मील के पत्थर पर 2 और कंपनियां मौजूद थी। नहर के मुहाने पर हर कदम पर 8 मशीन गन तैनात थी। भारत के 550 जवानों के सामने पाकिस्तानी फौज की संख्या दोगुनी थी। हाइड ने बताया कि 54 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने 2 चरणों में हमले की योजना बनाई थी। पहले 13 पंजाब को 13 मील के पत्थर पर पाकिस्तानी कंपनियों को पीछे धकेलना था और फिर 3 जाट को हमला कर डोगराई पर कब्जा करना था। हाइड ने ब्रिगेड कमांडर से पहले ही कह दिया था कि 13 पंजाब का हमला सफल हो या ना हो, 3 जाट दूसरे चरण को पूरा करेगी। 13 पंजाब का हमला असफल हो गया और ब्रिगेड कमांडर ने वायरलेस पर हाइड से उस रात हमला रोक देने के लिए कहा। ठीक 1:40 पर हमले की शुरुआत हुई। डोगराई के बाहरी इलाके में सीमेंट के बने पिल बॉक्स से पाकिस्तानियों ने मशीन गन से जबरदस्त हमला किया। सूबेदार पालेराम ने कहा कि सब जवान दाहिने ओर से मेरे साथ चार्ज करेंगे। कैप्टन कपिल सिंह थापा की प्लाटून ने भी लगभग 7 चार्ज किया। जो गोली खाकर गिरे उन्हें वहीं पर छोड़ दिया गया। पालेराम के सीने और पेट में 6 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने तब भी अपने जवानों को कमांड देना जारी रखा। बंदूक और बमों से शुरू होने वाली लड़ाई जल्दी हाथापाई में तब्दील हो गई।
3 जाट ने पाकिस्तानी फौज के कमांडर कर्नल गोलवाला, उनके बैटरी कमांडर सहित 108 लोगों को जिंदा पकड़ लिया। इस दौरान पाकिस्तान के 308 सैनिक मारे गए। भारत के 108 जवानों में से 86 शहीद हो गए। 22 तारीख की सुबह 5:30 बजे भारत ने डोगराई पर कब्जा कर लिया। अगले एक दिन तक भारतीय सेना डोगराई से लाहौर पर गोले बरसाती रही। फिर यूएन खुद आया बीच में। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बीच में आना पड़ा। इसके बाद दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की और युद्ध खत्म हुआ और दोनों देश अपने अपने इलाके में वापस आ गए। आखिर कौन जीता? भारत ने 1920 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया था और पाकिस्तान ने 540 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर। भारत के 2735 और पाकिस्तान के 5988 सैनिक मारे गए। दोनों देशों ने जीत का दावा किया, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो दोनों ही देश अपने सैनिक उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब इतने दुखी हुए कि उन्होंने एक मंत्रिमंडल की बैठक में कहा था कि मैं चाहता हूं कि ये समझ लिया जाए कि पाकिस्तान 50 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालेगा, कभी नहीं। आपको क्या लगता है? क्या भारत का इतने बड़े इलाके पर कब्जा करने के बाद उसे छोड़ने का फैसला सही था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।